हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नए चैप्टर के एमसीक्यूज जो है पढ़ेंगे। ठीक, नया चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ हमारे एमसीक्यूज हैं, हम पढ़ेंगे उन्हें। ठीक, ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हम फ्लक्स, रिलक्टेंस वगैरह, एमएमएफ वगैरह, ये सारी चीज़ें, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ठीक है, चलिए हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल इज। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है, फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, देयर शुड बी चेंज इन फ्लक्स लिंकेज द कॉइल शुड फॉर्म ए क्लोज लूप या नन ऑफ अबव। तो क्या होना चाहिए, ये तो सही है, फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। ठीक, लेकिन जो लिंक हो रहा है ना फ्लक्स, वो चेंज भी होना चाहिए। ठीक, तभी हमारा इंडक्शन होगा, उसके बाद फिर हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर सही हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज़ इसमें ऐड और होती कि देयर शुड बी चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। ठीक, जो कॉइल से फ्लक्स लिंक हो रहा है उसमें चेंजेस होना चाहिए। ठीक, वह कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। इसमें यहाँ पर केवल क्या दिया है, फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। ठीक, लिंक तो होगा ही, लेकिन साथ में अगर चेंज नहीं हो रहा है तब हमारा ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक, तो यह कंडीशन है कि हमारा ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब जो कॉइल से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वह चेंज होना चाहिए। ठीक, तो सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, जब किसी कॉइल या किसी सर्किट से संपर्क करने वाला, लिंक होने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, ठीक है, तो उसमें उस सर्किट में या उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। ठीक, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल इज डैश द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, जो ईएमएफ होता है ना, जो ईएमएफ जनरेट होता है, चलिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये ठीक, ये फार्मूला होता है। ठीक, इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक, चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग इन कॉइल। ठीक, जो क्या हो रहा है, डी फाई अपॉन डी टी मतलब टाइम के साथ फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है। ठीक, और ये क्या है, ईएमएफ, ये है एन, और माइनस का साइन ये हमारा लेंस लॉ को दर्शाता है। ठीक, इसका मतलब ये है, जो ईएमएफ है ना, ये फ्लक्स जो परिवर्तन है उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फ्लक्स परिवर्तन का, फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करता है। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या है हमारा, द ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल इज डैश द रेट ऑफ चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज। तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, ठीक, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज के जो फ्लक्स हमारा परिवर्तन हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इन्वर्सली नहीं है। देखो ये देखो है, ये क्या हमारे फ्लक्स परिवर्तन के, अगर इसको हटाएंगे, अगर एन क्या कांस्टेंट वैल्यू है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, तो ई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो फ्लक्स जो परिवर्तन होता है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आ गया, द ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज गिवन बाय, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, देखो एन डी फाई अपॉन डी टी भी है, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस इन ऑफ एन टर्न्स इज गिवन बाय, तो क्या होगा, देखो ये भी हमारा क्या है, इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी होता है, लेकिन इसका जो सही फॉर्म जो है इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक, तो राइट आंसर होगा हमारा माइनस
dy/dt। थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये मॉडिफाइड इसका जो फॉर्म जो है ये भी सही है, लेकिन मॉडिफाइड हमारे फॉर्म क्या है इसकी, ये -dy/dt। ठीक, तो थर्ड का क्या होगा, तीसरा क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है जो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कंडक्टर मतलब कॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाई, जो हमारे ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है ना, जो ईएमएफ जनरेट होता है किसी कंडक्टर या कॉइल में, उसकी डायरेक्शन किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, तो उसकी डायरेक्शन जो है हमारी फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल से हमारी क्या है डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक, ईएमएफ की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से डिटरमाइन की जाती है जो ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ से ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए डैश इज द स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो जो इंड्यूस ईएमएफ हमारे देखो इंड्यूस ईएमएफ दो टाइप के होते हैं, स्टैटिकली होता है, एक डायनेमिकली होता है। तो जो स्टैटिक मशीन होती हैं उनमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वह हमारा स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है, और जो डायनेमिक मशीन होती हैं इलेक्ट्रिकल मशीन उनमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वह डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ इनमें से किस में होगा, किस में इंड्यूस होता है, तो देखो डीसी जनरेटर का एक डायनेमिक डिवाइस है। ठीक, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मोटर भी डायनेमिक है गति, लेकिन ट्रांसफार्मर का स्टैटिक डिवाइस होती है। तो जो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है वह हमारे ट्रांसफार्मर में जनरेट होता है। ठीक है, इंड्यूस। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसलिए जो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है वह हमारे ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी आ गया। देखो द ईएमएफ इंड्यूस इन ए डैश इस डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक, ठीक, ये कह रहा है ईएमएफ इंड्यूस इन ए डैश इज डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो ये क्या होगा हमारा डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर में क्या होगा डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टेंस अपोजिट डैश इन करंट इन ए सर्किट। ठीक है, करंट के क्या कहता है, जो इंडक्टेंस होता है किसी सर्किट का वह करंट के किस चीज़ का वो क्या कहता है विरोध करता है, अपोज करता है। ओनली इंक्रीज होने का, ओनली डिक्रीज केवल डिक्रीज होने का विरोध करता है, या चेंज होने का विरोध करता है, नन ऑफ अबव। ठीक, तो जो इंडक्टेंस होता है ना वो हमारे किसी भी एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है, वह करंट के परिवर्तन होने का विरोध करता है। वो हमारा करंट परिवर्तन करंट के चेंज होने का विरोध करता है। अब वो करंट चेंज मतलब वो अधिक भी हो सकती है, मान लो हमारी 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो उसमें चेंजेस हो गया, वो 12 एम्पियर हो गई। ठीक, तब भी क्या करेगा इंडक्टेंस विरोध करेगा, अपोज करेगा हमारे करंट के चेंज होने का। वो अगर हमारी 10 से क्या हो 12 की जगह 8 एम्पियर हो गई, तब भी हमेशा क्या करेगा चेंज होने का विरोध करता है इंडक्टेंस। ठीक है, चाहे वो अधिक हो या ज़्यादा, भाई अधिक होगी तब भी चेंज हुई, और कम होगी तब भी चेंज हुई। ठीक, तो हमेशा क्या करता है किस चीज़ का अपोज करता है, उसके करंट के चेंज होने का विरोध करता है इंडक्टेंस। और कैपेसिटेंस क्या करता है वोल्टेज के चेंज होने का, अगर वोल्टेज अधिक या कम होगा तो उसका विरोध करेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, और इंडक्टेंस क्या करता है करंट के चेंज होने का विरोध। करंट चेंज होने का मतलब अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इंक्रीज द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हमारा क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न्स किसी कॉइल के अगर इंक्रीज होंगे तो इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, दिखाता हूँ अभी। ठीक, ये है, ये इंडक्टेंस, इसको एल से दर्शाते हैं। इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, हेनरी, इसको एल से हिंदी में कहते हैं प्रेरकत्व, इसका मात्रक होता है हेनरी। ठीक, ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है
म्यू ज़ीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये होता है इंडक्टेंस प्रेरकत्व, ये होता है हमारी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन एयर, ठीक है, इसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर, ये होती है हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक, कोई भी मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक, ये नंबर होता है, ये नंबर ऑफ टन्स, ये है एरिया ऑफ कॉइल या फिर एरिया ऑफ कंडक्टर ये मीटर स्क्वायर में, और ये एल लंबाई, ठीक है, कंडक्टर की मीटर में, ठीक। तो ये हमारे इंडक्टेंस का फार्मूला होता है, इसका जो यूनिट है वो होता है हमारा हेनरी, ठीक है, इसका यूनिट होता है हमारा हेनरी, ठीक, हेनरी, इसका यूनिट होता है हेनरी, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, फार्मूला इसका क्या है, इसका फार्मूला क्या है, एल इक्वल टू म्यू ज़ीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये फार्मूला है ना, इतना हेनरी, ठीक, हेनरी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं केवल। तो ये क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज़ इंक्रीज इट्स इंडक्टेंस, अब क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल को अगर हम इंक्रीज़ कर दें, भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक, ये इनको कांस्टेंट मान लो, ठीक, तो एल क्या होगा हमारा एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर एन स्क्वायर का एन क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक, इन ए कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो इंडक्टेंस हमारा क्या होगा, विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है, यह भी हमारा इंक्रीज होगा, तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इस इंक्रीज, ठीक है, 13वें का सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल सराउंडिंग द कॉइल इज इंक्रीज द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। अब देखो, अभी इंडक्टेंस का फार्मूला पढ़ा था हमने, इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू म्यू ज़ीरो म्यू आर, तो जो म्यू आर है ना, मान लो कोई किसी मटेरियल की, मान लो आयरन की कोई कोर है, ठीक, आयरन की कोर पे हमने क्या है एन नंबर ऑफ टन्स दे दिए, ये एन नंबर ऑफ टन्स हमने दे दिए, ठीक, तो ये कोर है, कोर की कुछ रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, लगभग 10⁴, ठीक, इतनी होती है लगभग, ठीक, तो रिलेटिव परमेबिलिटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, आयरन की अलग है, स्टील की अलग होगी, ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है, एल पर क्या प्रभाव पड़ा है, देखो एल क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलेटिव परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज द इंडक्टेंस क्या होगा, आल्सो इंक्रीज, ठीक, इंडक्टेंस भी हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि इंडक्टेंस रिलेटिव परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टेंस इन ए सर्किट प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम चेंजिंग, डिले द चेंज इन करंट, causes power loss, causes द करंट टू लीड द वोल्टेज, ठीक है। तो इंडक्टेंस क्या कहता है, किसी सर्किट में करंट के चेंज होने में डिले करता है, ये क्या करता है, विरोध करता है, जैसे करंट हमारी चेंज हुई उसका विरोध करेगा, ठीक है, तो कभी बढ़ी तो विरोध करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, और कभी कोशिश करता है, कम करता नहीं है, ठीक है, कोशिश करता है वो। देखो, तो ये यहाँ लिखा ना, प्रिवेंट द करंट फ्रॉम चेंजिंग, तो प्रिवेंट नहीं करता है, उसका विरोध करता है, ठीक, प्रिवेंट नहीं करता है, उसका विरोध करता है, तो क्या करता है, ये करंट के चेंज होने में डिले कर देता है, ठीक, तो राइट आंसर इज सेकंड, ठीक, क्या करता है, इंडक्टेंस किसी सर्किट में डिले करता है करंट चेंज होने का, ठीक, उसको प्रिवेंट नहीं करता, उसको रोकता नहीं है, ठीक, करंट का चेंज होने से, उसका विरोध करता है, अपोज करता है, तो अपोज कोई करेगा तो डिले कर देगा। जैसे हम हम बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में हमारे क्या है, स्पीड ब्रेकर आ गए, किसी हॉस्पिटल या रोड पे कोई हॉस्पिटल या स्कूल होता है, तो उससे पहले क्या है, स्पीड ब्रेकर होते हैं, उससे पहले और उसके बाद, ठीक, तो वे स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं, भाई हमारे जो करंट होती है, हमारी जो स्पीड होती है उसको क्या करते हैं, हमारी गति को भाई हमें डिले कर देते हैं, कहीं जाने के लिए हमें वो डिले करते हैं, ठीक है, हमें रोकते नहीं है बिल्कुल, वो दीवार नहीं है, वो एक स्पीड ब्रेकर है, हमारी स्पीड को कम कर देंगे, ठीक, तो डिले करेंगे हमें कहीं पहुंचने में, ठीक है। इसी प्रकार क्या करता है, इंडक्टेंस करंट के चेंज होने का अपोज करता है, ठीक, जैसे स्पीड ब्रेकर हमारी स्पीड को अपोज करते हैं, लेकिन हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट नहीं करते हैं, कहीं जाने से रोकते नहीं हैं, ठीक, तो ये इसी तरीके से इंडक्टेंस क्या करता है, डिले कर देता है करंट चेंज होने में, करंट के चेंज होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज डैश द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पथ, ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डैश द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पल्स। इंडक्टेंस रिलक्टेंस के इंडिपेंडेंस होता है, स्वतंत्र होता है इससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या नन ऑफ अबव। जो इंडक्टेंस होता है उसका रिलक्टेंस से क्या संबंध होता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक, तो अभी दिखाते हैं क्या संबंध होता है। तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, L इक्वल टू म्यू ज़ीरो म्यू आर एन स्क्वायर ये अपॉन एल, ये पढ़ा था, इतना हेनरी। ये क्या होता है इंडक्टेंस, ये परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन एयर, रिलेटिव परमेबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और ये लेंथ, और ये हेनरी इसका मात्रक होता है इंडक्टेंस का। ठीक है, अब हमने पढ़ा था रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल म्यू ज़ीरो म्यू आर अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, होता एम्पियर टन पर वेबर। ठीक, ये रिलक्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो हम इसमें अगर रिलेट करें इसको तो हम इससे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो एल इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एल इसको एन स्क्वायर अपॉन एल, और ये जो है ये ए और ये इन दोनों को हम एल के नीचे ला सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ऐसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को हम इसको इन दोनों को इससे जो है एल के नीचे ला सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, देखो ये चीज़ क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस मतलब रिलक्टेंस लिख सकते हैं। तो इंडक्टेंस क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन एस। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो क्या होगा, राइट आंसर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पथ। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक, उनको समझना है आप लोगों को। इफ़ द नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज 2 टाइम्स द इंडक्टेंस इज। इंडक्टेंस का क्या होगा, इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये होता है इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक, एल इक्वल टू एन। तो हमारा एल क्या होता है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें मालूम है। एल क्या होता है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एल क्या है, इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट। ये क्या कह रहा है, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इंक्रीज 2 टाइम्स, तो इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम क्या कर दें, एन को 2 टाइम्स कर दें। ठीक है, तो एल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो L2 अपॉन L1 और N2 अपॉन N1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ठीक, तो हमें L2 निकालना है। तो L1 हम मान ले रहे हैं L है। ठीक, L1 हम मान ले रहे हैं, जो L1 है उसकी वैल्यू L है, और N2 क्या हो गया, और N1 हम मान ले रहे हैं, N1 की वैल्यू पहले जो थी N थी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पहले N थे, और हमने बढ़ा के N2 कितना कर दिया, 2N कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिए। बात समझ में आ गई। तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और L1 हम मान ले रहे हैं हमारा L था। ठीक है, L हेनरी था। ठीक है, ठीक है, तो N2 हमने कितना कर दिया, 2N कर दिया, 2N इसका स्क्वायर, और N हमारा कितना, N1 कितना था, N ही था, तो N1 की जगह N स्क्वायर लिख देंगे, और L1 की जगह हमने L लिख दिया। ठीक, तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू ये क्या हो जाएगा, 4N स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 2L इक्वल टू 4 इंटू L, कितना हो गया, 4 टाइम्स हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इंक्रीज 2 टाइम, सेकंड है डिक्रीज 2 टाइम, थर्ड है डिक्रीज 4 टाइम, फोर्थ है इंक्रीज 4 टाइम। तो इंक्रीज 4 टाइम, ठीक है, 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सर्किट हैज़ इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इफ़ द सर्किट करंट चेंज एट रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड, देन सेल्फ इंड्यूस EMF इज़। तो सेल्फ इंड्यूस EMF के बारे में ये पूछ रहा है। अगर हमारी क्या है, करंट, देखो इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी, अगर करंट चेंज हो रही है हमारी 10
एम्पियर पर सेकंड की दर से, ठीक है। तो पूछा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। तो देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ई इक्वल टू हमारा क्या होता है एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। और एक फार्मूला होता है हमारा एन फाई इक्वल टू होता है एल आई, ठीक है। एन फाई इक्वल टू होता है एल आई, ठीक। एल क्या है हमारा इंडक्टेंस, आई क्या करंट, फाई फ्लक्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। तो यहाँ पे एन फाई की जगह एल आई रख दो। तो एन फाई की जगह हमने क्या रख दें, एल आई रख दें, ठीक है। डी आई अपॉन डी टी। तो ये क्या कर रहा है, करंट कितनी चेंज हो रही है, ये क्या हमारा रेट ऑफ चेंज इन करंट, यही तो है भाई। ये क्या था, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अब ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन करंट, ठीक। तो करंट कितनी चेंज हो रही है ये बता रहा है 10 एम्पियर पर सेकंड, और एल दे रखा है हमें 2 हेनरी, तो ईएमएफ पूछ रहा है, ठीक। तो ई इक्वल टू 2 हेनरी, एल दे रखा है 2 हेनरी, और करंट जो चेंज हो रही है कितनी हो रही है, डी आई अपॉन डी टी कितना दे रखा है हमें 10 एम्पियर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू रहा दो 10 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट आ जाएगा आंसर, ठीक। तो राइट आंसर इज 5 वोल्ट, 0.2 वोल्ट या 20 वोल्ट या 10 वोल्ट। तो राइट आंसर इज 20 वोल्ट, ठीक। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।